वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा 24 नवंबर 2023 बीएआरसी फिटर प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जिसका सीबीटी एग्जामिनेशन 24 नवंबर 2023 कंडक्ट हुआ और उसी का साथ साथ एडवांस एग्जाम पेपर भी कंडक्ट हुआ। फिटर का एडवांस एग्जाम पेपर मेरा यूट्यूब चैनल पर वीडियो ऑलरेडी आ गया है, आप लोग जाके विजिट करके उसको चेक कर सकते हैं। और आज मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर का एनालिसिस करने वाला हूं। आप सब स्टूडेंट जानते हैं कि टोटल इसमें 50 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस टॉपिक से था। और आज का वीडियो में जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, साइंस का 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और मैथ का 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। मतलब आप देखिए लगभग इसमें मैं 45 क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। तो पूरा वीडियो आप देखिए, वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का कंफ्यूजन है मैं इस स्टेज को पार कर पाऊंगा या नहीं। तो इससे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आइडिया इसमें से आ जाएगा कि आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि इसी का वीडियो में आपको ऑथेंटिक और ओरिजिनल आंसर का साथ आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो देख के पता कर लीजिए। और एक वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो स्टूडेंट का फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा कम आ रहा है, उन लोगों का क्या हो सकता है, उन लोगों का सिलेक्ट होने का कोई संभावना है या नहीं। तो इस टॉपिक में बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरीज है और इसी का ऊपर मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। तो उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जनरल अवेयरनेस से शुरू करते हैं आज का वीडियो का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MGNREGA। तो इसी का फुल फॉर्म पूछा गया था MGNREGA, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ AI। आप तो जानते हैं AI का जमाना है। कुछ दिन पहले फेसबुक में यूट्यूब में एक रील्स वायरल हो रहा था, सुशांत सिंह राजपूत का एक रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। उसमें दिखाई दे रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत रील्स बना रहा है, लेकिन एक्चुअली तो बहुत दिन पहले वो एक्सपायर हो गया है। और उसी का जो फेस का AI इस्तेमाल करके उसको फिर से अब बोल सकते हैं कि नया रील में उसको बनाया गया है। तो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी AI का बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है, आप सभी स्टूडेंट तो जानते हैं। AI का जैसे एडवांटेजेस है वैसे डिसएडवांटेजेस भी है। तो AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच कंपनी डेवलप्स तेजस फाइटर प्लेन। कौन सा कंपनी या कौन सा डिपार्टमेंट तेजस फाइटर प्लेन का डेवलपमेंट किए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट का तो नाम जानते होंगे, HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया गॉट लिथियम स्टोर। भारत का कौन सा राज्य में लिथियम भंडार मिला है। तो भारत का जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, राज्य में आप बोल सकते हैं, इसमें लिथियम का भंडार मिला है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPI। आप तो UPI से पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो UPI तो आप सभी स्टूडेंट नाम तो सुने हैं, जैसे फोन पे होता है, गूगल पे होता है, भारत पे होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ओके, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस। जातीय कांग्रेस के सबसे पहला महिला आप बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट कौन थे। तो सबसे पहला महिला प्रेसिडेंट थे एनी बेसंत। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच करेंसी ब्रैकेट में नोट्स और डीमोनेटाइज इन 2016 साल में जब नोटबंदी हुआ था तो कौन सा नोट को इसमें नोटबंदी किया गया था, कौन सा नोट को कैंसिल किया गया था। तो 500 और 1000 का नोट को कैंसिल किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन
हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। आप बोल सकते हैं कि आर्म फोर्स जैसे नेवी, इसके बाद एयरफोर्स और मिलिट्री, तो ये सब आर्म फोर्स में आता है। तो इसका सुप्रीम कमांडर मतलब इसका जो मेन कमांड देने वाला कौन होते हैं, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति इसका सुप्रीम कमांडर होते हैं। व्हिच कंपनी इज द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर कंपनी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गए हैं, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने वाला भारत का सबसे पहला कौन सा कंपनी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, TESLA। एक्चुअली इसने आंसर नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर आप लिख लीजिए टेस्ला। ठीक है, तो इसमें जो भारत में ई व्हीकल का मैन्युफैक्चर को सबसे पहला टेस्ला कंपनी ने किया है। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन चेस बोर्ड। चेस तो आप खेले होंगे, हिंदी में इसको शतरंज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना स्क्वायर ऐसा रहता है, तो टोटल 64 स्क्वायर रहता है। ये टोटल 10 क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया था। अब देखिए जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन ना सिंपल था, चेस बोर्ड का एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। ये भी क्वेश्चन सुप्रीम कमांडर मैक्सिमम जगह में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपका एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि ई व्हीकल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला पहला कौन सा कंपनी है। एक आप बोल सकते हैं करंट अफेयर्स है, लेकिन बहुत सिंपल करंट अफेयर्स जो सब स्टूडेंट जानते हैं। 2016 साल का नोटबंदी में कौन सा नोट को बंदी किया गया था, तो आपका हो जाएगा 500 1000 का नोट को। लेडीज प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप देखिए ये सब इजी क्वेश्चन आपको जीके से पूछा गया था। अब साइंस पोर्शन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, नेम द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कौन सा सॉल्ट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, Ca और Mg। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। वोल्ट मीटर क्या परिमाप करने के लिए यूज होता है, द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सर्किट का 2 पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड व्हाट हैपेंस टू द वैलेंसी ऑफ एटम। इसमें देखिए जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, इसमें बोला है जब आप लोग लेफ्ट से राइट का तरफ पीरियड बराबर आते हैं, तो इसमें आपको बोला एटम का वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी मतलब लास्ट सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो उसका वैलेंसी होता है। ठीक है, तो इसमें जितना भी लेफ्ट से आप लोग राइट का तरफ आएंगे, लेफ्ट से राइट का तरफ मतलब उधर से मेरा तरफ जब भी आएंगे पीरियड बराबर, तो उसमें वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी भी इसमें बढ़ते रहेगा। तो देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट इन ए पीरियड। मतलब पीरियड का लेफ्ट से राइट का तरफ जब भी आप मूव करते हैं तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज इज। फिजिकल चेंज का एक आपको उदाहरण पूछा गया था, तो द मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मोमबत्ती का जो गलना है ये एक्चुअली फिजिकल चेंज होता है। क्वेश्चन शायद आपको ऐसा पूछा गया था कि कौन सा केमिकल चेंज नहीं होता है, कौन सा केमिकल चेंज नहीं होता है, तो मोमबत्ती गलना ये एक्चुअली केमिकल चेंज नहीं होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। मनुष्य का किडनी का फंक्शनल बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। तो किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय। इसमें देखिए, इसमें आंख का जो फोकल लेंथ का चेंज होता है तो किससे कंट्रोल होता है, एक्चुअली सिलियरी मसल से कंट्रोल होता है। ओके, उसका फोकल लेंथ का जो कंट्रोल होता है चेंज होता है तो किससे होता है, सिलियरी मसल से होता है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ नियोन एंड क्लोरीन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो एटॉमिक नंबर नियोन का होता है 10 और क्लोरीन का होता है 17। आप सभी स्टूडेंट तो जानते हैं, ठीक है, और ये सेम ग्रुप में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज। दोपहर में
सूर्य अब सफेद दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट इज लीस्ट स्कैटर, मतलब लाइट बहुत कम बिछड़ती है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन था, तो ये आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर ऑप्शन था तो राइट हो जाएगा। एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे प्लांट या एनिमल को खा के उसका न्यूट्रिशंस या एनर्जी संचय करता है या संचय एनर्जी लेते हैं, तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? तो वो एक्चुअली हेटेरोट्रॉपिक में होता है। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है? वो खुद को जीवित रखने के लिए दूसरे प्लांट या दूसरा एनिमल को खा के उसका एनर्जी न्यूट्रिशंस को पूरा करते हैं, तो इसको हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 resistors of 2π and 4π respectively connected in series to a 6-volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistors in 5 seconds will be. तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, 2 रजिस्टर है और किसमें कनेक्शन है? वो सीरीज में है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका R1 2π, R2 आपका 4π है। तो इसमें सबसे पहले R रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको कर लेना है, सीरीज में जब होगा तो दोनों रेजिस्टेंस आपका जोड़ हो जाता है, तो 6 ओम आ गया है। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का हिसाब से होता है V इज इक्वल टू IR होता है एक्चुअली। ठीक है, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसमें देखिए I आपको निकालना है। I निकालने के लिए आपको क्या करना है? रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस आपका 6 हो जाएगा और वोल्टेज देखिए 6 वोल्ट आपको दिया है, तो इधर आपका I कितना आ गया? करंट आपका 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, इधर आपको निकालने के लिए क्या बोला है? द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड विल बी, मतलब 4 ओम रजिस्टर से 5 सेकंड में हीट डिसिपेट कितना होता है वो आपको निकालना है। तो आप जानते हैं H इज इक्वल टू क्या होता है? H इज इक्वल टू होता है I² RT। तो I मतलब होता है करंट, R मतलब होता है रेजिस्टेंस, T मतलब होता है सेकंड, टाइम इन सेकंड। तो I² 1 × 1 आपका करंट का वैल्यू आ गया। आपका इसमें रेजिस्टेंस भी 4 ओम दे दिया, 4 ओम और 5 सेकंड, टोटल कितना आ गया? आपका 20 जूल आ गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था और एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता। मैंने आप लोगों को तो बार बार समझा था कि सेकेंड स्टेज में आपका मार्क्स अगर 100 से ज्यादा भी आता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका दिक्कत होगा पहला स्टेज में। इसी में मैक्सिमम कैंडिडेट फेल होने वाला है और बहुत कम कैंडिडेट सेकेंड स्टेज में जाएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, और जिसका मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है मैं उसको थोड़ा टिप्स भी दूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन का हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा वो वाला वीडियो भी आप देख लेना। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक हीटर वायर गेट्स बर्न अगेन एंड अगेन, व्हाट कुड बी द रीजन? इलेक्ट्रिक हीटर का तार बार बार जल जाता है, अत्यधिक गर्मी का कारण जल जाता है, तो इसका पीछे मेन कारण क्या होता है? फ्यूज वायर शुड बी मेड ऑफ प्रॉपर मटेरियल। फ्यूज वायर को प्रॉपर मटेरियल से बने होना चाहिए, लीड और टीन से बने होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी और कुछ धातु का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्यूज वायर का मटेरियल सही नहीं होता, तो उतना हीट को थोड़ी ना रेजिस्ट कर पाएगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरा डिस्कशन में तो बहुत लेट हो गया। एक्चुअली 24 नवंबर एग्जाम कंप्लीट हुआ, आज 21 नवंबर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एक्चुअली, तो मेरा एग्जाम था इसीलिए लेट हो गया। लेकिन मैं तो जैसे पहले डिस्कशन करता था वैसे ही मैं अभी भी डिस्कशन कर रहा हूँ और जितना भी पेपर पेंडिंग है उसको वैसे मैं कंप्लीट करूँगा। तो आप लोग साथ देते रहना और जो भी पेपर पेंडिंग है वो भी कंप्लीट करूँगा। ठीक है, देखिए द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द, तो आप लोग जानते हैं ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? ρL/A। तो इसमें देखिए एक्चुअली वायर का किसी तार का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड द मटेरियल दैट इज यूज्ड इन द वायर। तो मेन है उसका मटेरियल, वायर का मटेरियल और उसका टेम्परेचर का ऊपर उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ऑप्शन में ये था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन,
व्हिच लेंस विल ऑलवेज हैव नेगेटिव फोकल लेंथ, कौन सा लेंस का हर टाइम ऋणात्मक फोकल लेंथ होता है। तो फोकस दूरी ऑलवेज नेगेटिव कौन सा लेंस में होता है, कॉनकेव लेंस में होता है। ऐसे अगर आपको बोलते हैं पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब धनात्मक फोकस दूरी किस में होता है, कौन सा लेंस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस, राइट आंसर हो जाएगा तब। 40 नंबर देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन स्पर्म एंड ह्यूमन जायगोट इज। तो इसमें देखिए ह्यूमन स्पर्म और ह्यूमन जायगोट में क्रोमोसोम का इसमें रेशियो आपको पूछा है। तो इसमें एक्चुअली रेशियो होता है 1:2। ठीक है, इसमें देखिए आपको बोल रहा है ह्यूमन स्पर्म और ह्यूमन जायगोट इन दोनों में क्रोमोसोम का रेशियो आपको पूछा है, तो 1:2 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which chemical bond is present in NH3? अमोनिया में कौन सा केमिकल बॉन्ड होता है कि ऑप्शन में साथ सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड था तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, When water is falling down into stomata, what happened? एक बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था, जब स्टोमाटा पर पानी गिरता है तो क्या होता है। तो ये एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने इसका एग्जैक्ट आंसर एमसीक्यू में क्या दिया गया था तो वो किसी ने भी भेजा नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से इसमें आंसर लिखा हूं। शायद हो सकता है कि इसमें आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 नंबर है, इसमें आपको फिर से और एक केमिकल बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा गया था C2H6। तो ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ऑप्शन में अगर 7 कोवेलेंट बॉन्ड इन इथेन था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन किसी ने भी हमें नहीं भेजा है, क्या क्या ऑप्शन में दिया गया था। लेंस एंड मिरर रिलेटेड और एक क्वेश्चन था, जो स्टूडेंट एग्जाम अटेम्प्ट करके आए हैं उसको पता है कि लेंस और मिरर चैप्टर से 2 क्वेश्चन था। एक नेगेटिव फोकल लेंथ ऑलवेज किसका होता है, कॉनकेव लेंस का, वो मैं आपको बताया हूं। और एक क्वेश्चन था 19 नंबर क्वेश्चन में, ए क्यूमुलेटिव कर्व इज नॉट इंडिकेटेड बाय, इससे एक आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली क्या था ये मैं क्लियर नहीं कर पाया। इसके बाद मैथमेटिक्स देखिए, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री डॉट cos 2 डिग्री डॉट cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री। इसमें देखिए, इसमें डॉटेड का मतलब क्या है, इसमें सब एक का साथ एक मल्टीपल का रूप में है। ठीक है, तो इसमें cos 3 डिग्री, इसके बाद cos 4, cos 5 ऐसे करते करते cos 90 डिग्री तक भी आ जाएगा। और cos 90 डिग्री का तो वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, इसका वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो cos 90 जब 0 हो जाएगा तो 0 का साथ जब आप लोग बाकी सबको मल्टीपल करते हैं तो उसका आंसर आपका 0 ही आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ cot A इज इक्वल टू 12/5 देन ब्रैकेट sin A प्लस cos A ब्रैकेट क्लोज इनटू कोसेक A। इसमें आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, टेक्निकल स्टूडेंट हो तो मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आपको हर जगह में पूछा जाता है, इसलिए ये दोनों चैप्टर आपको अच्छा से क्लियर करके जाना है। और cot A मतलब होता है बेस अपन हाइट। तो इसमें देखिए 12/5 इज इक्वल टू cot A को हम लोग लिख सकते हैं बेस अपन हाइट। बेस अगर 12 मानते हैं तो हाइट 5। तो इसमें देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये अगर आपका हाइट 5 है, बेस आपका 12 है, तो AC आपको हाइपोटेनियस निकालना है। तो AC का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर आपको करना है। तो इधर आपका AC मतलब अतिभुज आपका 13 आ जाएगा, हिंदी में जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं। इसके बाद जो आपको आंसर निकालना है, देखिए साइन ए मतलब होता है लंब बटा अतिभुज। तो इसमें लंब आपका 5, अतिभुज आपका 13, cos A मतलब भूमि बटा अतिभुज, तो इधर 12/13 ब्रैकेट क्लोज। कोसेक ए मतलब होता है कोसेक ए का वैल्यू साइन का वैल्यू का अपोजिट होता है। इसमें 5/13 है, उधर आपका हो जाएगा 13/5, मतलब उसमें अतिभुज बटा लंब होता है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 17/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days, B कैन डू इन 14 days एंड C कैन डू इट इन
12 days. ABC works together. If ABC works together, total work will be completed in how many days? इसमें बोला है A एक किसी काम को 6 दिन में, B उसी काम को 14 दिन में और C उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो तीनों मिलके जब एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? देखिए अलग अलग जब कर रहा है तो उसको कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगता है, जब एक साथ मिलके काम करेगा उसको कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा। ABC आप लिख लीजिए कितना उसका टाइमिंग लग रहा है, 6 दिन, 14 दिन और 12 दिन। इसमें तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद टोटल कितना पार्ट आपका काम था जो सब कर रहे थे, तो टोटल काम 84 पार्ट। तो इसमें देखिए एक्चुअली ए क्या कर रहा है, 6 दिन में 84 पार्ट काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना कर सकते हैं, 14 पार्ट काम कर सकते हैं, मतलब 14 पार्ट उसका एफिशिएंसी है, एक दिन में उतना कर सकते हैं। बी का हिसाब से भी देखिए 14 दिन में 84 पार्ट कर रहा है, मतलब एक दिन में ओनली 6 पार्ट करेगा, उसका एफिशिएंसी 6 है। और सी का देखिए 12 दिन में 84 पार्ट काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, 7 पार्ट, मतलब उसका 7 उसका एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी आपका निकल गया। तो तीनों मिलकर अगर एक ही दिन में काम करते हैं तो टोटल कितना पार्ट काम होगा? तो देखिए ए बी सी जब एक साथ काम करते हैं तो 14 + 6 + 7 इन 1 डे के तो टोटल 27 पार्ट काम कर सकते हैं। टोटल आपका काम कितना दिन कितना पार्ट है, 84। इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 84/27। तो देखिए इसमें 28/9 ऐसा कुछ ऑप्शन में शायद आपको मिला होगा एग्जाम में। इसमें वैल्यू चेंजेस हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर यही आपको फॉलो करना सबसे आसान प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और इसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपका कंफ्यूजन है और इसमें बहुत ज्यादा आर्गुमेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहा है इसका आंसर एग्जाम पेपर में गलत दिया गया, कोई भी ऑप्शन उसमें मैच नहीं हो रहा था, चारों ऑप्शन उसमें गलत था। लेकिन एक क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल एग्जाम पेपर में सही था। एक ऑप्शन तो शायद आप लोग देखे होंगे 2 + √3 और एक था 2 - √3। ये ऑप्शन तो जरूर पेपर में था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होता है, आप लोग तो 10th क्लास में सुने होंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला तो x = -b ± √b² - 4ac/2a। सबसे पहले प्लस का वैल्यू ले लीजिए। सबसे पहले प्लस का वैल्यू अगर आप लेते हैं तो -b, इधर सबसे पहले आपको प्लस ले लेना है, ओनली प्लस। इधर आपका b² - 4ac, नीचे आपको कर लेना है 2a, ठीक है, उस हिसाब से देखिए। और इसमें जो आपको दिया है एक्चुअली क्या होता है, ax² - bx + c। एक्चुअली a ऐसा फॉर्मेट में है, तो a का वैल्यू देखिए इसमें आपका 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -4, ठीक है, और इधर c का वैल्यू 1 है। इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है। पुट करने के बाद देखिए इधर आपको अंदर में 12 आ गया। 12 को अगर आप लोग तोड़ते तो क्या क्या आ जाएगा, 2 6 और 2 3, मतलब देखिए 2 आपका 2 बार आ गया, मतलब 1 2 आपका निकल जाएगा। तो 4 + 2√3, इसमें 2 आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेने पर 2√3 आपका ब्रैकेट में आ गया, नीचे 2 से 2 आप काट दीजिए, तो इधर आपका आंसर क्या आ गया, 2 + √3। और इसी को जब आप लोग माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद फिर से वैल्यू आप पुट कीजिए इसी फॉर्मूला में। जब आप माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जब फॉर्मूला में पुट करते हैं तो इधर आपका आ जाता है 2 - √3। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ रहा है ना 2 + √3 और 2 - √3, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज r and melted and formed a cylinder, then volume of a sphere and cylinder will be। देखिए मेंसुरेशन चैप्टर में एक चीज आपको याद रखना है, ऑलवेज आपको इसका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक हम लोग स्पेयर को पिघला के सिलेंडर बनाया है। कभी कभी बोला जाता है सिलेंडर को पिघला के कोन बनाया है, कोन को पिघला के पिरामिड बनाया है, या कोन को पिघला के हम लोग स्पेयर बनाया है, या कोन को पिघला के सिलेंडर बनाया है। किसी भी चीज जब आप लोग पिघला के एक फॉर्मेट से, एक आकार से दूसरे आकार में आप परिवर्तन करते हैं तो इसमें वॉल्यूम का कोई चेंजेस नहीं होता है, वॉल्यूम आपका सेम रहता है। आपका चाहे हाइट, रेडियस या स्लैंट हाइट, ये सब चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसीलिए जब भी आपको इस क्वेश्चन में बोला जाता है ना कि स्पेयर का वॉल्यूम ऐसा था, उसको पिघला के हम लोग एक सिलेंडर बनाया, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल करना है। तो इसीलिए वॉल्यूम जो भी आपका है
पहले इसमें बोला स्क्वायर है, उसको पिघला के सिलेंडर के, लेकिन वॉल्यूम उसका इक्वल रहेगा। हो सकता है उसका रेडियस और सिलेंडर का रेडियस मैच ना करे, आपका इसमें हाइट भी अलग होगा, फिर भी वॉल्यूम सेम रहता है दोनों का। वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है मेंसुरेशन चैप्टर में। जब भी आप मैथ करते तो ये चीज आपको याद रखना। द हाइट ऑफ ए टावर इज 2.5 मीटर and the distance from the base to its shadow is 2.5 मीटर, then the angle formed between them is। तो इसमें देखिए, इसमें बोल रहे हैं, इसमें एक टावर है, इसका हाइट ए बी 2.5 मीटर, इसका परछाई सी पॉइंट पर गिर रहा है, तो परछाई पोर्शन से इसका जो बेस पोर्शन है डिस्टेंस 2.5 मीटर, इसमें कितना डिग्री एंगल इसमें फॉर्म कर रहा है ये आपको निकालना है। आपको लंब पता है और भूमि पता है, तो आप tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा भूमि। तो इसमें देखिए 2.5 बटा 2.5, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan किसका वैल्यू 1 है? tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan आप काट दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू हो गया 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द मीन ऑफ ए कमा ए प्लस 3 कमा ए प्लस 6 कमा ए प्लस 9 कमा ए प्लस 12 इज इक्वल टू 10, देन वैल्यू ऑफ ए इज। मीन का मतलब ही होता है, आप लिख लीजिए, मीन का मतलब होता है, अब आपको कभी भी घबराना नहीं, मीन मतलब होता है एवरेज। एवरेज सब लोग चैप्टर पढ़े होंगे, सब स्टूडेंट एवरेज चैप्टर अच्छा से करते हैं। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 इसमें संख्या दिया है, उसका एवरेज 10 बोला है। तो 5 संख्या को सबसे पहले जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देते तो एवरेज का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो इसका देखिए 5 10 है आपका 50 आ जाएगा। इसके बाद ए का वैल्यू आपका 14 आ रहा है, सॉरी 4 इसमें आ रहा है, ए का वैल्यू आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर इज 9 एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट 3 नंबर्स इज 24, देन द वैल्यू आर। ऐसा जब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, देखिए इसमें ऑप्शन भी बहुत मतलब जस्ट 1 डिजिट का है, तो इसको आप मैन्युअली ऑप्शन टेस्ट करके कर सकते हैं। जब आपका बोला 3 संख्या का जोगफल 9 है, तो इसको जोग कीजिए। अब देखिए 3 4 7 प्लस 2 9 हो गया, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके 3 चौके 12 12 2 24 आपका आ गया। तो ये देखिए आपका आंसर आ रहा है, मतलब तीनों संख्या है 2 3 और 4। ओके, ऑप्शन टेस्ट कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन में। इफ 2 हेमिस्फीयर इज जॉइंट टुगेदर देन टोटल सरफेस एरिया। देखिए हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध होता है, एक जो आपका ग्लोब होता है या जो स्फीयर होता है जैसे फुटबॉल होता है, उसका आधा को हम लोग बोलते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr²। वैसे 2 हेमिस्फीयर आपका है, 2 हेमिस्फीयर मतलब आधा आपका स्फीयर है, तो 2 है मतलब उसका टोटल कितना सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr² प्लस 3πr², 6πr²। ओके, ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। देखिए इसमें ए ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया है, वेट, ए बी इज इक्वल टू बी सी, डी इज इक्वल टू डी एफ। तो इसमें देखिए ए जो आपका कोण है, ये दोनों बाहु का अंदर आ रहा है, और ये भी देखिए ए 2 बाहु का अंदर एक कोण आ रहा है, तो बी कोण इज इक्वल टू डी कोण आपका हो जाएगा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टेक्स -3,0 3,0 एंड 0.0, k is 9 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ द k विल बी। इसमें किसी एक ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स पॉइंट दिया -3,0 3,0 और 0,k, उसका एरिया है 9 यूनिट, तो उसका k का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको लिख लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर, उससे पहले देखिए जो भी आपका 3 आपको दिया है पॉइंट दिया है, उसमें इसमें आपको सबसे पहले लिख लेना है ये x1 है, x2 y1 है, x2 है, y2 है, और x3 y3। ठीक है, फॉर्मूला है हाफ x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
और प्लस x3 y1 माइनस y2, इसमें वैल्यू जस्ट आप पुट कर दीजिए। इसके बाद क्या -3 और -k, इसमें क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3k हो जाएगा, और इसमें देखिए +3 है और इसमें k से 0 को माइनस करते तो k हो जाएगा, तो 3k हो जाएगा। उधर 0 - 0 आपका 0 हो जाएगा, इंटू k मतलब पूरा 0 हो रहा है। तो इसमें देखिए 3k सीख के कैलकुलेशन करने के बाद इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा k = 3। ओके, k का वैल्यू निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ 2 डाइस आर थ्रोन इन द एयर, 2 छक्के को जब हम लोग हवा में उछालते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3, तो उसमें जो फल 3 आने का संभावना कितना होता है। तो इसमें देखिए 1 + 2 आके भी 3 आ सकता है और 2 + 1 आके भी 3 आ सकता है, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या हुआ, 2 बार में ऐसा हो रहा है। तो इसमें देखिए टोटल 36 बार हम लोग ऐसे उछाल सकते हैं। तो उससे अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं 2 चांस जो है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 18 में 1 ही बार होगा। ओके, तो 1/18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सो दैट द 3 पॉइंट्स P 2,4 Q 4,6 एंड R 6,8 आर इन। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जिसका राइट आंसर हो जाएगा कोलिनियम। एक क्वेश्चन था इसमें किसका ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है, कुछ ऑप्शन में दिया गया था, उसका ऑप्शन था मध्य, हिंदी में मध्य, एक्चुअली इसका इंग्लिश टर्म क्या है हमें नहीं मालूम है। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, PQRS आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन Q - P इज इक्वल टू, देखिए PQRS अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, ठीक, उसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसमें Q- जो P दिया है, देखिए Q- जो P दिया है वो क्या होगा, R - Q का बराबर हो सकता है, अदरवाइज S - R का बराबर हो सकता है। इसमें देखिए एक्चुअली क्या दे रहे हैं, इसमें जो सेकेंड संख्या है उससे फर्स्ट संख्या का माइनस कर रहे हैं। वैसे आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका संख्या है उस आप सेकेंड संख्या को माइनस कर सकते हैं, तो R - Q कर सकते हैं, अदरवाइज फोर्थ से थर्ड को माइनस कर सकते हैं, तो S - R। तो 2 ऑप्शन में से जो भी था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और यही था टोटल क्वेश्चन जो जितने को मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। इसी से तो एटलीस्ट आप लोग पता लगा सकते हैं कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर वीडियो डिस्कशन अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए जैसे पहले करते थे, और डेली आपके लिए वीडियोस कोई ना कोई टॉपिक पर आते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।